So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। तो ये जो वीडियो है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एनिमल किंगडम तक यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, ठीक है, वहां तक हम लोगों ने ऑलरेडी अभी कंप्लीट कर लिया है। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके। सो ये जो है यहाँ तक हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स थी, ठीक है, और उन्हीं में से एक पर्टिकुलर या मेजर लिमिटेशन जो थी वो क्या थी? दैट वाज कि देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन्स एंड सम एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। ठीक है, अब है तो ये भी इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना, तो इनकी भी स्टडी करना जरूरी है। तो अभी हम लोग जो है इनके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर लेने वाले हैं। ठीक है, जो नोट्स रहेंगे, मैं अगेन बोल रही हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके वहां से आप ये नोट्स का पूरा पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। In the five kingdom classification system of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions। अच्छा, आप लोग के लिए एक बेसिक क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विटेकर ने, आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन से ईयर में दिया था। ठीक है, उसको आपको कमेंट करना है। ठीक है, एंड जो फर्स्ट कमेंट होगा उसको आई विल पिन, ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो आपको बताना है viruses did not find a place in classification system since they are not considered truly living। अब जो वायरसेस होते हैं ना, उनको ट्रूली लिविंग कंसीडर ही नहीं किया जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाते हैं ना, उसके बाद में उनके अंदर क्या है, बेसिकली मोड ऑफ एक्शंस दिखना शुरू होते हैं, उनकी एक्टिविटीज जो है वो दिखनी शुरू होती है। ठीक है, इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ सेल स्ट्रक्चर, अब अगर डेफिनेट सेल स्ट्रक्चर के रेफरेंस में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर तो जो वायरसेस थे उनको इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जगह मिल ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वायरसेस के पास में कोई पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। ठीक है, वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं? वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर और ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स which are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। अब इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब होता है यानी कि इनएक्टिव है वो बेसिकली। ठीक है, दे हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर नहीं, दे हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यानी कि इनएक्टिव स्टेट में वो प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द लिविंग सेल। ठीक है, आउटसाइड द लिविंग सेल वो क्या होते हैं? इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host। अब देखो, वही इनर्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आउटसाइड द लिविंग सेल क्या है, बेसिकली इनएक्टिव स्टेट में है, जैसे ही वो एक सेल के अंदर गया या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर गया और उसने सेल को इन्फेक्ट किया, तो वो क्या करता है? होस्ट सेल मशीनरी को टेक ओवर करता है। ठीक है, और उसके बाद में खुद को रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेट करने के बाद में इट किल्स द होस्ट। सो आप वायरसेस की पावर समझ रहे हो। ठीक है, एंड अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे हो तो आपको कोविड 19 तो याद ही होगा ना। ठीक है, कोरोना वायरस। ठीक है, सो बेसिकली दैट इज द पावर ऑफ वायरसेस एंड दैट इज द रीजन कि इनको स्टडी करना बहुत जरूरी है। एंड वायरसेस के ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी रिसर्च जो है वो चल रही है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप लोग एमबीबीएस नहीं करना चाहते हैं तो देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर योर रिसर्च स्टडीज इन वायरसेस। ठीक है, दैट हैज अ ह्यूज स्कोप। ओके, चलो करियर अपॉर्चुनिटीज की बात बाद में करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वायरसेस। ऑल्दो हम बात शुरू कर चुके हैं बट यहाँ से थोड़ा और अभी बात शुरू कर लेते हैं। ठीक है, वायरसेस मींस वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब ही होता है पॉइजनस फ्लूइड या वेनोम। वेनोम क्या होता है? जहर। Dmitry Ivanovsky recognized certain microbes organisms as causal organism of mosaic disease of tobacco। तो जो इवनॉस्की थे, उन्होंने क्या किया था? ठीक है, उन्होंने क्या किया था, कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म बताया था। किसका? टोबैको मोजेक डिसीज का। ठीक है, मोजेक डिसीज जो टोबैको के अंदर हो जाता है ना, उसका पर्टिकुलरली उनको कॉजल एजेंट बताया था। ठीक है,
These are found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filter. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि हमें ये पता चल रहा है यहाँ से कि जो वायरसेस होते हैं दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, इस तरीके से ना आपको एनसीईआरटी को डिकोड करना होता है। ठीक है, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। ठीक है, यानी कि जो वायरसेस है दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ओके, दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, हमें समझ में आ गया। M.W. Bejernik demonstrated that the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus. यानी कि जो बिजरनिक थे उन्होंने नाम दिया था वायरस, एंड उन्होंने फ्लूइड को नाम दिया था कॉन्टाजियम विवम फ्लूइडियम और द इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ध्यान से समझो, जो बिजरनिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो टोबैको प्लांट्स था, ठीक है, जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स थे उनका जो एक्सट्रैक्ट था, ठीक है, उनका जो एक्सट्रैक्ट था बेसिकली, उसने क्या किया है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल था कि वो हेल्दी टोबैको प्लांट्स को इफेक्ट कर पा रहा था या इन्फेक्ट कर पा रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से, जिस पर्टिकुलर पैथोजन की वजह से उसको इफेक्ट कर पा रहा है, उसको वायरस नाम दिया गया है यहाँ से। ठीक है, और फ्लूइड को क्या बोला गया, फ्लूइड को बोला गया कॉन्टाजियम विवम फ्लूइडियम, दैट मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ओके, W.M. स्टैनली, ये साइंटिस्ट के नाम बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, W.M. स्टैनली इन 1935, ओके, नेम्स को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, he showed that the viruses could be crystallized and crystals consist largely of protein। यानी कि स्टैनली ने ये प्रूव किया कि जो वायरसेस थे उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता था। ठीक है, and crystal consist largely of proteins. They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasites. These are obligate parasites. अब obligate parasites क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने काफी डिटेल में बात की थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेरी राइटिंग बीच बीच में गंदी कैसी हो रही है, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, क्लास 11 2025-26 के नाम से। ठीक है, राइटिंग फिर से गंदी हो रही है, कोई बात। सो इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप बाकी सारी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, सो दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल एंड दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। In addition to protein, viruses also contain genetic material that could be either RNA और DNA। यानी देखो देखो, स्टैनली ने ये तो बता दिया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और वायरसेस के अंदर यानी कि क्रिस्टल्स के अंदर, उन क्रिस्टल्स के अंदर लार्जली प्रोटीन प्रेजेंट था। यानी मैं ये तो समझ में आ गया कि वायरसेस के अंदर प्रोटीन तो प्रेजेंट है ही है, बट उसके अलावा वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और वो डीएनए भी हो सकता है, बट कोई भी वायरस के अंदर दोनों आरएनए और डीएनए प्रेजेंट नहीं होंगे। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा देखो, ये जो इधर यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर किसका दिखाया हुआ है, दिस इज टीएमवी। ठीक है, दिस इज टीएमवी और टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, तो ये ना डायग्राम कई बार पूछ लेते हैं, तो डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर आरएनए प्रेजेंट है एंड दिस इज द कैप्सिड। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है, तो आपको ये डायग्राम जो है पता होना चाहिए। ठीक है, वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। यानी जो वायरस होता है दैट इज न्यूक्लियो प्रोटीन एंड उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ही क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। दैट इज व्हाई ओनली इट इज एबल टू कॉज इन्फेक्शंस ना, है ना। In general, viruses that infect plant have single-stranded RNA and viruses that infect animals have either single-stranded or double-stranded RNA और double-stranded DNA। Very very important, इसको रेड से हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, जो भी, अरे नहीं, viruses that infect plant have single-stranded RNA, ठीक है, and viruses that infect animals, उनके पास में या तो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है।
पर जो प्लांट्स को इफेक्ट करेंगे उनके पास में तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही प्रेजेंट होगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। नाउ बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाजेस। अब बैक्टीरियोफाज क्या होता है? Bacteriophage viruses which infect the bacteria. They are usually double-stranded DNA virus. ये डायग्राम आपको पता है किसका दिखाया हुआ है? This diagram is of a bacteriophage. ठीक है, यानी कि the virus which infect bacteria. Okay. वो क्या होता है? जनरली दे आर double-stranded DNA viruses. The protein pod called capsid. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ऊपर आपको कैप्सिड दिखाया हुआ था, ठीक है, ये जो आपको ऊपर कैप्सिड दिखाया हुआ था, ये क्या होता है? दिस इज द प्रोटीन कोट। ओके, दिस इज द प्रोटीन कोट। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन कोट पूरा बना हुआ है, ये किन यूनिट से मिलके बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स नोन एज कैप्सोमियर्स। ठीक है, कैप्सोमियर्स की स्मॉल स्मॉल यूनिट से ये मिलके बना हुआ है पूरा कैप्सिड। एंड इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो कैप्सिड है, प्रोटीन कोट है, उसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज प्रोटीन कोट ना। द कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक, ठीक है, यानी हेलिकल या पॉलीहेड्रिक ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में वो अरेंज होगा। वायरसेस कॉजेज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉलपॉक्स, herpes and influenza. AIDS in human is also caused by a virus. Okay. In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth. ठीक है, तो ये प्लांट्स के अंदर सिम्टम्स बताए हुए हैं आपको क्या क्या होंगे। दैट मीन्स हमें पता चल जाएगा कि यार ये पर्टिकुलर प्लांट जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड है। और डिजीजेस कौन कौन से हैं? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा, एंड ह्यूमंस के अंदर एड्स। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियोफाज। यहाँ पर आपको ये हेड दिखाया हुआ है, दिस इज कॉलर, दिस इज द शीथ एंड दीज आर द टेल फाइबर्स। ठीक है, अक्सर पेपर के अंदर टीएमवी या बैक्टीरियोफाज का डायग्राम पूछ लिया जाता है, और नीट के अंदर भी ना लेबलिंग के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है। हाँ, ठीक है, तो वो आपको डायग्राम्स अच्छे से पता होने चाहिए, एंड सिंपल डायग्राम है, आपको अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटीन वायरसेस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वायरॉइड्स। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं वायरॉइड्स की। इन 1971 में टीओडीनल जो थे, he discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. अब वायरॉइड्स क्या है? These are smaller than viruses। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता चला है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला है, दे कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, कौन से ईयर में डिस्कवर किया। ठीक है, इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, यानी कि ये क्या होते हैं? फ्री आरएनए होते हैं। ठीक है, इट लैक द प्रोटीन कोट, यहाँ पर प्रोटीन कोट नहीं होगा, दैट इज फाउंड इन वायरसेस, दैट इज व्हाई द नेम इज वायरॉइड। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? वायरॉइड, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन कोट है दैट इज एब्सेंट। ठीक है, और वो वायरसेस के अंदर प्रेजेंट था, तो इसका नाम क्या दिया गया? वायरॉइड। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी जो आरएनए होता है वो एक तो फ्री आरएनए होता है, और दूसरी बात उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, सो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए अबाउट thyroids. Now we are going to talk about prions. In modern medicines, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded proteins. यानी कि जो प्रायोन्स हैं, दे हैव abnormally folded proteins. ये हमको समझ में आ गया यहाँ से। ठीक है, एंड इनकी वजह से कुछ पर्टिकुलर न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस जो है वो कॉज होते हैं। दीज आर सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, यानी कि प्रायोन्स का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है वायरसेस के साइज से। यानी हमें ये समझ में आ गया, वायरस, वायरॉइड और प्रायोन्स में से सबसे छोटा साइज किसका है? वायरॉइड्स का है। ठीक है, एंड वर नोन एज प्रायोन्स, इसीलिए इनको नाम क्या दिया गया? बेसिकली प्रायोन्स दिया गया। मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रायोन्स आर बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, व्हिच इज आल्सो नोन एज बीएससी, या फिर कॉमनली इसको मैड काउ डिजीज बोला जाता है कैटल के अंदर। एंड इसका एनालॉगस वेरिएंट जो है दैट इज सीआर जेकॉब डिजीज इन ह्यूमंस। ठीक है, सो ये जो है बेसिकली ह्यूमंस के अंदर सीआर जेकॉब डिजीज, एंड
कैटल्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर बोविन स्पोंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी बीएससी, जिसको मैड काउ डिजीज भी बोला जाता है, दैट इज कॉज्ड बाय प्रायॉन्स। ठीक है, और प्रायॉन्स का जो साइज है, साइज इज सिमिलर एज दैट ऑफ वायरसेस। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर एंड ऑल्सो फॉर दिस वीडियो इज लाइकन्स। लाइकन्स के बारे में हमें थोड़ा पता है ना। लाइकन्स बेसिकली इट इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन। म्यूचुअल एसोसिएशन किसका होता है? एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, so lichens are, these are symbiotic association और mutually useful association between algae and fungi। अब यहाँ पर जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको बोला जाता है फाइकोबायोम। ठीक है, जो स्टडी ऑफ एल्गी होती है ना, स्टडी ऑफ एल्गी, उसको क्या बोला जाता है? जस्ट अ मिनट, उसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। और फंगस की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी। ठीक है, सो जो एल्गल सिम्बायोन्ट होगा या जो एल्गल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? फाइकोबायोन्ट होगा। और जो फंगल कंपोनेंट होगा, आप फंगल को आपको फाइको से कंफ्यूज नहीं करना है, फंगल कंपोनेंट जो होता है वो माइकोबायोन्ट होता है। ठीक है, अब एल्गल कंपोनेंट जो है वो ऑटोट्रॉफिक होगा और जो फंगल कंपोनेंट होगा वो क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है। ठीक है, अब एल्गी का क्या काम होगा? एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। ठीक है, एल्गी क्या करेगी? फूड प्रिपेयर करेगी फंजाई के लिए। एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। ठीक है, तो यानी कि फूड प्रिपरेशन का काम कौन करती है? एल्गी। क्यों? क्योंकि एल्गी क्या होती है? दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, और फंगस क्या करेगी? अब म्यूचुअल एसोसिएशन है, म्यूचुअल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एल्गी का भी फायदा होगा, फंगस का भी फायदा होगा। अगर एक का फायदा होगा तो म्यूचुअल एसोसिएशन थोड़ी है। तो यहाँ पर एल्गी क्या करती है? वो फंगस के लिए फूड प्रिपेयर करती है। और फंजाई क्या करती है? वो शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है, एल्गी को। एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है और वाटर अब्सॉर्ब करती है, किसके लिए? फॉर इट्स पार्टनर। और पार्टनर यहाँ पर कौन है? एल्गी। ठीक है, लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। देखो, जहां पर भी पोल्यूटेड एरिया होगा ना, वहां पर लाइकन्स कभी भी ग्रो नहीं करेंगे, यानी कि वहां पर कभी भी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, दैट मीन्स कि लाइकन्स जो है दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, अब इसके ऊपर ना नीट के अंदर काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। विद दिस वी आर ओवर विद दिस चैप्टर। ठीक है, और हमने एक एक टॉपिक को काफी डिटेल में इस पर्टिकुलर चैप्टर के डिस्कस किए। सो अभी तक अगर बात की जाए, 11th क्लास के दो चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यूनिट 1 से हमने दोनों चैप्टर कवर किए हैं, यूनिट 1 से लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब दो चैप्टर्स बचे हैं, कौन कौन से? प्लांट किंगडम, ठीक है, और बचा है एनिमल किंगडम। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी, अब वीडियोस जो है वो थोड़े गैप के बाद में ही आएंगी। ठीक है, यानी बीच में काफी काफी गैप रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो है अभी सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, सो मेरे को उधर भी प्रिपरेशन के ऊपर टाइम देना है। सो वीडियोस जो है वो थोड़ा 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 टाइम देने के बाद में आएंगी। बट जो नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी डूइंग इज दैट इज प्लांटिंग। उसके बाद फिर हम लोग एनिमल किंगडम करेंगे। एंड ऑब्वियसली फिर मैं कोशिश करूंगी कि जून, जुलाई और अगस्त के अंदर आपका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, सो हम लोग फिर उसी हिसाब से देखेंगे। बट आई ट्राई कि मई के अंदर आपकी फर्स्ट यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। एंड वीडियोस के अंदर काफी डिले बीच में आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज मेरे इंटरनल असेसमेंट्स वगैरह चल रहे हैं एंड क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड ऑल्सो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट अपडेट्स, ऑल द इम्पोर्टेंट नोट्स एंड पीडीएफ। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगी। ऑल्सो एनसीईआरटी भी जो है, न्यू एनसीईआरटी जो है उसको भी मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी। तो आप नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए और
आपका काफी सारा पोर्शन जो है बेसिकली वो नोट्स में से कवर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट यू with a next interesting video and a new chapter. Till then, keep learning.